हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से ही। कुछ नया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आज हम लोग जो डिफरेंट एप्लीकेशन है गॉस लॉ के उनको स्टडी करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आज हम लोग कुछ पहले प्रीवियस चीजें हैं उनको जान लेते हैं। जनरली गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकालते थे, तो क्या वैल्यू आती थी? एक तो आती है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आता है E डॉट ds। E डॉट ds या E डॉट ए, एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। डिफरेंट एप्लीकेशन है उसके केस में। तो आज हम लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, वो स्टार्ट कर रहे हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग कोई वायर है और उसमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Calculate the electric field due to infinite length wire. Infinite length of wire. कोई वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है हमें कैलकुलेट करना। तो मान लिया कोई वायर है, लो ये वायर मान लें, वायर है तो इस पे चार्ज भी होने चाहिए, तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ऐसे ये ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ वायर मान लिया आपने, इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब इस पे वायर है तो इस पे चार्ज भी होगा, मान लिया इस पे चार्ज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इससे वायर के थ्रू। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि हम उसे गॉसियन सरफेस बनाते थे, सिमेट्रिक सरफेस अराउंड द जो भी बॉडी या पार्टिकल होता था, ठीक है। यही तो गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। मान लिया कि सपोज दिस इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो यहां से भी r डिस्टेंस बोथ साइड, क्योंकि सरफेस तो गॉसियन सरफेस होमोजीनियस सिमेट्रिक एंड समथिंग फंडामेंटल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। तो मान लिया ये भी लेंथ आ रहा, तो हम क्या करें, एक इसका गॉसियन सरफेस बना दें। मान लिया ये इसका सरफेस है, ये हो गया, ये एक गॉसियन सरफेस हो गया। ये इसका गॉसियन सरफेस में। अब प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस दिस दिस, यही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सिमिलरली इधर डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर में भी, इधर में भी, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये तो हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्योंकि यहां पे है तो यहां से हम मिला देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करें इसे, ये गॉसियन सरफेस है, ये वाला हमारा जो सरफेस है वो क्या है? गॉसियन सरफेस। और ये वाला मान लिया जो लेंथ है गॉसियन सरफेस की, वो मान लेते हैं L है।
ठीक है, जो गॉसियन सरफेस इतना हमने बनाया उसकी लेंथ है वो मान लेते हैं कैपिटल एल या स्मॉल एल, जो भी आप मानना चाहो उसे मान लो, तो हमने मान लिया वो कैपिटल एल है। अच्छा, एरिया वेक्टर इसका कितना होगा? इस फील्ड में एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी along the direction of electric field या perpendicular to the direction of surface, perpendicular to the surface। अच्छा, इसके लिए तो ये आ जाएगी, इसके लिए क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक, देखो इसको लिए यहाँ हम दिखा रहे हैं साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपकी हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इधर डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है इधर, ये डी है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दोनों में यहाँ पे और यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कितने फेस ले लें हम? तो मान लिया 1, ये हो जाएगा 2, और ये पॉइंट, ये यहाँ पे एरिया वेक्टर ये मान लेते हैं 3, तो 3 इसके फेसेस हो गए। ठीक है, तो क्या किया हमने? हर सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल है उसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर एरियल वेक्टर या एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में है वो एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब क्या करें? नाउ अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू यहाँ पे होता है क्यू इनसाइड। ठीक है, और क्या होता है? ई डॉट डी। अब हमें कितने फाई टोटल निकालना है? सो फाई टोटल कितना हो जाएगा? इसे मान लेते हैं फाई 1, इसे मान लेते हैं फाई 2, इसे मान लेते हैं फाई 3। तो ये जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और फाई इज इक्वल टू क्या लगा दे? ई डॉट डी है। तो एक में तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, तो हो जाएगा ई 1, और इसमें एंगल कितना है? ई ए कॉस 90 डिग्री, प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री। दो सरफेस की बात हो गई, क्योंकि इसमें भी प्लस ई ए कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये वाला क्या हो जाएंगे? ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, प्लस ई ए कितना? ये 5 टोटल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 5 टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ए कितना हो जाएगा? ई ए, इसका ई ए डी ए एक ही बात है, आप चाहे डी ए ले लो। इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये डी ए मान लो चाहे ये मान लो, हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पर भी डी ए हो जाएगा, ये भी आपका डी ए हो जाएगा cos 90, ये भी आपका डी ए हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा डी ए, ये आपका हो जाएगा डी ए। अच्छा, फाई टोटल इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड ओवर एल। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू निकालो।
अब हमें कितनी वैल्यू चाहिए, डीए की वैल्यू चाहिए। चूंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एप्सिलॉन का मतलब क्यू इनसाइड इज इक्वल टू ई डी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, चूंकि यूनिट लेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड ओवर एल। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा। ठीक है, डीए कितना हो जाएगा यहां पे, 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई आर है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्यू इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और 2 पाई आर, एल से एल कैंसिल। ठीक है, तो E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर लैम्डा अपान एप्सिलॉन। तो इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान, क्योंकि लैम्डा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब अगर वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, तो जैसे जैसे क्या होगा, आर बढ़ेगा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती है, और जैसे जैसे ई की वैल्यू कम होगी तो ये इस टाइप का नेचर। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू। तो हमने कोई इनफाइनाइट लेंथ है, उसके लिए इनफाइनाइट वायर है, उसके लिए हमने जो कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आर लैम्डा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा ले लेते हैं, ये सभी कांस्टेंट है, तो हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान। ठीक है, तो कुछ और एप्लीकेशन गॉस लॉ के देखते हैं, तो यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर के तो बहुत केस हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं, सिलेंडर हालो भी हो सकता है, सिलेंडर सॉलिड भी हो सकता है, सिलेंडर कंडक्टिंग भी हो सकता है, सिलेंडर नॉट कंडक्टिंग होता है। तो 2 केस मान लो, एक सिलेंडर सॉलिड है, ठीक है, और सिलेंडर हालो है। सॉलिड के भी 2 केस है, कब, जब कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, और हालो के भी 2 केस है, कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो पहला वाला केस फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें केस फर्स्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू द सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड तो है लेकिन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड करने ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, हालो कंडक्टिंग, तो ये सॉलिड के भी केस में आ जाएगी, जो ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग के केस में आएगी, वही हालो कंडक्टिंग के केस में आएगी, हालो कंडक्टिंग। मतलब जो सॉलिड कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उतनी हालो कंडक्टिंग के केस में होगी, या हम कहें हालो नॉन कंडक्टिंग के केस में भी उतनी ही होगी, हालो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इसमें एक वाला जो है वो केस छूटा है, कौन सा, हालो के तो दोनों केस हो गए, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हो गए, तो इसमें में सॉलिड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग वाला जो पार्ट है वो केस सेकंड में। तो इन सभी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम होती है। तो अब हम ले लेते हैं कि कोई सॉलिड कंडक्टिंग है,
ठीक है, तो सॉलिड जो भी कंडक्टिंग होगा उसमें चार्ज कहाँ होगा, चार्ज जो है वो आउटसाइड में। तो सिलेंडर है तो यहाँ पे कोई सिलेंडर बना लेते हैं। लो भाई ये सिलेंडर बना लिया हमने, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये मान लिया हमारे पास कोई सिलेंडर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं r, इसकी रेडियस कितनी, इनफाइनाइट लेंथ का मान लेते हैं, ठीक है। हमें इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमें मालूम, हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हम गॉसियन सरफेस दो जगह पे बना सकते हैं। एक तो हम इतना बड़ा सरफेस ले लें कि वो बाहर चला जाए, ठीक है। एक दूसरा इतना सरफेस ले लें कि वो अंदर रहे। तो दो केस है ना। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो निकाल रहे हैं कि हम जो गॉसियन सरफेस जो मान रहे हैं, ठीक है, उसकी जो रेडियस है, जो सिलेंडर की रेडियस है उससे कम है, ठीक है। लेट r इज लेस देन, पहला वाला केस। तो हमने जो गॉसियन सरफेस माना है वो इनसाइड द सिलेंडर माना है, और मान लिया गॉसियन सरफेस जो है वो ar डिस्टेंस पे, ठीक, r डिस्टेंस पे। तो यहां से भी हमें r डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। हम एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये मान लिया हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है, वो गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस है वो r है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर डायरेक्शन में होगी, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटवर्ड होगी। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे dA इसी डायरेक्शन में होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही सेम होगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। इस वाले केस में देखते हैं, अभी जस्ट जैसे देखा था, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, along to the surface होगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर भी along the surface होगी। तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, इधर मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। तो हमें मालूम है यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E है, तो ये एंगल किधर है, 90 डिग्री। सेम फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E है, ये आपका एरिया वेक्टर है और इसके बीच में भी 90 डिग्री, ठीक है। तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, सो फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है E डॉट डी, ये डॉट ही है, E डॉट डी, ठीक। तो हमें फाई टोटल के लिए ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फाई 1 इस सरफेस के थ्रू कितना फाई होगा, प्लस फाई 2 इस सरफेस के थ्रू कितना होगा, प्लस फाई 3 इस सरफेस के थ्रू होता है। अभी प्रीवियस वाले एग्जांपल से हमें मालूम कि फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0। तो फाई टोटल बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, फाई 3। फाई 3 का मतलब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा E डी। अच्छा, फाई टोटल यहाँ पे हमें मालूम है, इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सिलेंडर का 2 पाई RL कितना हो जाएगा, A इंटू 2 पाई R, क्योंकि R इसकी क्या है, ये मान के चलिए ये R इसकी रेडियस है और L इसकी लेंथ है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q इनसाइड की वैल्यू निकालनी है।
तो पहले तो यहाँ देख लो Q इनसाइड कितना है, यहाँ पे Q इनसाइड है कि नहीं है, क्योंकि जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है यार। बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, Q इनसाइड इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। क्योंकि यहाँ तो चार्ज इनसाइड में तो है ही नहीं भाई, नहीं तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग के केस में कितने हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिड कंडक्टिंग और hollow conducting non conducting इस कितनी है, 0। क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज जो भी है वो सरफेस पे है, इसलिए इस केस में वैल्यू जो है वो 0। ये कब था, R की वैल्यू जो है, ठीक है, गॉसियन सरफेस जो है ये, इसकी वैल्यू, ये गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस से कम। ठीक है, केस ले लेते हैं सेकेंड। अब हम मान लेते हैं लेट R इज ग्रेटर देन, तो हमें जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस आउटसाइड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये यहां पे ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, थोड़ा ज्यादा है, इससे सेम होना चाहिए। ये मान लेते हैं हमारे पास ये गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस हो, ठीक। अच्छा, ये है गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, कोई पूछने वाली बात ही नहीं। किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आउटसाइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर ही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें भी सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर गॉसियन इसमें लेते हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, इधर मान लेते हैं थर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। इस केस में यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। इस केस में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप का हो गया। पहले वाला फंडामेंटल है, डीए हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका डीए हो गया, ये आपका ई हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल है वो 0 है। ठीक है, तो फाई टोटल इस केस में कितना हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। हमें मालूम है, अभी कैलकुलेट किया कि फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फाई टोटल इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 0 + 0 + 5, तो 5 टोटल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5/3, और 5/3 इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, EDA cos 0, क्योंकि एंगल कितना हो 0 और cos 0 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ED। ठीक है, तो 5 टोटल इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ भाई, 2πr। इसकी लेंथ हमें लेनी पड़ेगी, मान लिया कैपिटल L ले ली, गॉसियन सरफेस, तो हो जाएगा 2πrl E इंटू, और यहाँ पे 5 टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 टोटल इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्या होता है, तो यहां पे लिख दें Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, Q इनसाइड। अब ये क्या है, 2 डायमेंशन सरफेस है, तो 2 डायमेंशन सरफेस के केस में Q इनसाइड की वैल्यू क्या होती है, उसे डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन उसका एरिया। एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πr, गॉसियन सरफेस ना होके क्या सिलेंडर का एरिया, Q इनसाइड अपॉन 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πrl अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। 2π से 2π कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई, तो हमारे पास E इंटू सिग्मा इंटू RL अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू RL। तो E इज इक्वल टू यहां से अगर हम कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू RL अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू RL क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं ये सिलेंडर की जो लेंथ है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, सिलेंडर की लेंथ गॉसियन, तो यहाँ L से L से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो R यही बचेगा, तो सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल r, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन r भी कांस्टेंट है, तो यहां से हम वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन r, तो E प्रोपोर्शनल टू R ओवर, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अब गॉसियन सरफेस तो यहाँ फिक्स नहीं है, लेकिन सिलेंडर की रेडियस जो है वो फिक्स है, और हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1R। ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने किसके लिए आज निकाला, हम लोगों ने कोई इनफाइनाइट वायर है उसके लिए निकाला, देन उसके बाद में अगर कोई सिलेंडर है, सॉलिड है, हालो है और हालो नॉन कंडक्टिंग है, दोनों केस के लिए निकालना। अब जो नेक्स्ट टाइम यूज करना है, सॉलिड है वो नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी, तो ये हम देते हैं आपके लिए होमवर्क। सॉलिड है तो आपको पता होना चाहिए, ये 3 डायमेंशन यूज होगा सरफेस, तो रो इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू हो जाएगा
क्या होता है, मास अपॉन समथिंग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा 1, ये क्योंकि ये चार्ज है यहाँ पे, अपॉन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बस इतनी ध्यान रखना बातें, और बाकी सभी प्रीवियस लेक्चर पे ही डिपेंड है। लेक्चर को आज करते हैं अब यहीं पे समाप्त। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपके भी पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन होगा और अच्छे अच्छे लेक्चर को डिलीवर करेंगे। थैंक यू।